गुड इवनिंग दोस्तों। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करता हूं कि जो साल रहे वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सुख और समृद्धि हमारे लिए लेके आए, और जितने भी हमारे गोल्स हैं उसको एक तरीके से हम कंप्लीट कर सके और एक अच्छा साल हमारे लिए रहे। जो भी कुछ हमने पिछले साल की हमने गलतियां की हैं या कुछ हमने चीज़ें बैड मेमोरीज हमारे रही है, तो उसको एक तरीके से हम उसी साल में ही रख के आए तो बेहतर होगा। नए साल में कुछ नए सपने और कुछ नए गोल्स हम एक तरीके से तैयार करें और उसके पीछे ही जाएं। तो मतलब आशा करता हूँ कि ये साल हम सबके लिए अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं एक और वीडियो का आपको नए साल में मतलब वीडियो बना रहा हूँ। जो आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो कल एक पीसीसीआई का एक बहुत अच्छा एक बोर्ड मीटिंग हुआ। क्योंकि बात चल रही थी कि जो भी 2022 में हमारे परफॉर्मेंस रहे टीम के, चाहे वो बड़े स्टेज पे वर्ल्ड कप हो गया, एशिया कप हो गया, या ओवरऑल जो भी परफॉर्मेंस रहे थ्रू आउट द ईयर, उसके ऊपर एक रिव्यू मीटिंग हुआ। और साथ ही 2023 को लेके क्या आगे की प्लानिंग है उसके लिए भी एक अच्छा तरीके से प्लानिंग और एक जो कहते हैं ना कि एक ब्लूप्रिंट जो कि है कि किस तरह से आगे क्रिकेट चलेगा इंडियन टीम का, उसका भी एक तरीके से योजना बनाया गया। तो थोड़े बहुत आउटकम रहे, मतलब कुछ पॉइंट्स है, बेसिक पॉइंट्स, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दूंगा। बाकी आज दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है कराची में। तो जैसा कि सिर्फ 2 दिन के गैप में दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है, क्योंकि पिछला जो टेस्ट मैच था वो 30 तारीख को ख़त्म हुआ है। 31 और 1, तो 2 दिन के गैप के बाद ही 2 तारीख को आज दूसरा जो टेस्ट मैच है वो आज चल रहा है। एक तरीके से स्टम्प हुआ है पिछले थोड़ी देर पहले, तो उसके अपडेट्स भी दे दूंगा। साथ ही में हमारा जो श्रीलंका के साथ जो सीरीज़ है, लिमिटेड ओवर सीरीज़, वो कल से शुरू हो रहा है। तो उसके बारे में भी आपको एक तरीके से अपडेट दे दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कल के जो रिव्यू मीटिंग हुई इसके बारे में। तो देखिए, ओवरऑल 2022 का जो साल रहा वो उतना अच्छा नहीं रहा हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। अक्रॉस फॉर्मेट आप देखिए, सबसे पहले देखिए हम जो मेजर साल था T20 के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो T20 में हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गए। उसके पिछले वर्ल्ड कप का भी आपको पता होगा 2021 में क्या हुआ था कि हम ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गए थे। तो वो एक तरीके से एक झटका लगा था। और इस साल भी देखिए 2022 में जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अच्छा करेंगे, वहाँ पे भी हम सेमीफाइनल हार गए। और ज़्यादा बड़ी थिंग ये रही कि जिस तरह से हम 10 विकेट से हारे वो बहुत ही ज़्यादा खराब था और कहीं ना कहीं निराशाजनक परफॉर्मेंस एक तरीके से था। बाकी एशिया कप भी उससे पिछले में हम देखे सुपर 4 से बाहर आ गए, जहाँ पे 4 या 5 टीमें ही खेलती हैं, जहाँ पे हम सबसे तगड़े टीम है, सबसे बेस्ट टीम है हम अक्रॉस फॉर्मेट। उसके बावजूद हम एशिया कप के फाइनल भी नहीं खेल पाए। तो बायलेटरल सीरीज तो हम जीत गए T20 के साथ, लेकिन जो 2 मेजर टूर्नामेंट्स थे दोनों हम हार गए। तो कहना नहीं, वो T20 में बहुत ज़्यादा खराब साल गुजरा। सेम अब ओडीआई में देखिए, ओडीआई में ज़्यादा क्रिकेट खेले नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ की कोई बड़े मेजर इवेंट नहीं थे, लेकिन बायलेटरल सीरीज बहुत थे। 7 साल का जो देखिए शुरुआत हुआ वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3-0 हम हारे, और अंत भी जो हमने किया न्यूजीलैंड में सीरीज थी हम हार गए, और फिर बांग्लादेश से भी हम सीरीज हार गए। तो एक तरीके से वो मिक्स्ड रहा ओडीआई के हिसाब से। लेकिन शायद जो बाहर की सीरीज थे हम हार गए, लेकिन कुछ सीरीज जैसे इंग्लैंड में जीते, जिम्बाब्वे जीते, वेस्ट इंडीज भी जीते, और घर पे और कैरी मतलब उनके घर पे भी जाके, और फिर साउथ अफ्रीका को घर पे हारा। तो ओवरऑल अच्छा था ओडीआईज में, लेकिन शायद जो आखिर में बांग्लादेश से हार गए वो थोड़ा एक झटका था। लेकिन पर्टिकुलरली एक और जो फॉर्मेट है टेस्ट क्रिकेट, वहाँ पे भी हमने निराशा ही लगी हाथ, क्योंकि हम टोटल 7 मैचेस खेले जिसमें 4 हम जीते, 3 हारे। लेकिन जो बड़ी चीज़ रहेगी, जो 3 हम हारे वो सेना कंट्री में जाके हारे। इंग्लैंड में एक बचा हुआ टेस्ट मैच था 2021 के जो सीरीज था उसका, वहाँ पे हम उस सिचुएशन पे थे कि हम वो सीरीज जीत सकते थे 3-1, या अगर मैच ड्रॉ कर देते हम 2-1 से भी जीत सकते थे। लेकिन वो मैच हम हार गए, और सीरीज जो कि वो ड्रॉ रहा 2-2 से। और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमने एक तरीके से मिस कर दी कि इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराना। और उससे पहले भी आप देखिए साल के अगर स्टार्टिंग में जाएंगे तो
जो फर्स्ट टेस्ट मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, हम वो जीत गए थे और उसको हमने एक अच्छे नोट पे 2021 खत्म किया था। लेकिन जब 2022 में हमने एंटर किया तो लगातार 2 टेस्ट मैच हम वहाँ पे हारे और अगेन एन अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे वहाँ पे, क्योंकि 2018 में भी एक सीरीज वहाँ पे आई थी जो टेस्ट श्रृंखला थी 3 मैच की, हम 2-1 से वो भी हार गए थे और इसको भी हमने 2-1 से एक तरीके से हारा। और जिसके चलते ये जो साल रहा टेस्ट क्रिकेट में वो खराब ही कहेंगे, क्योंकि अब देखिए ना जो एंड भी हुआ, आखिर मैच जो हम जीते बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी किस तरह से जीते, बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से फंस चुके थे मैच में और एक तरीके से हार ही गए थे। वो तो एक पार्टनरशिप हो गई जिसके चलते हम मैच जीत गए, वरना बांग्लादेश ने भी ऑलमोस्ट हमको एक मैच हरा दिया था टेस्ट में। तो ये ओवरऑल जितनी भी खराब परफॉर्मेंस हुई उस सब के ऊपर एक जो रिव्यू मीटिंग हुई और उसके जो कुछ आउटकम रहे। सबसे पहले तो देखिए कि खिलाड़ियों को जो फिटनेस जो टेस्टिंग होती है उनकी, यो टेस्ट आपने सुना होगा पिछले टाइम पे था, तो वो कोविड के दौरान नहीं हो रहा था, कोविड के बाद अब एक तरह से हट गया था, लेकिन दोबारा से बीसीसीआई ने ये लागू कर दिया है यो टेस्ट, जो कि वो मतलब सर्टन है, मतलब मैंडेटरी है फॉर ईच एंड एवरी प्लेयर। अगर आपको टीम इंडिया में खेलना है यो टेस्ट देना होगा। साथ ही में एक डिक्सा टेस्ट भी आ गया है उसका स्कैन टाइप का। तो योयो टेस्ट बेसिकली आप दोनों यो टेस्ट के बारे में, तो योयो और डिक्सा आप गूगल में सर्च करके मालूम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। योयो टेस्ट में होता ये है कि कुछ 8.5 मिनट के अंदर अंदर आपको 2 किलोमीटर आपको रनिंग करनी पड़ती है, मतलब एक डिस्टेंस को ग्राउंड के अंदर ही एक एंड से दूसरे एंड आप जैसे रनिंग करते हो, वो आपको 8.5 मिनट के अंदर आपको 2 किलोमीटर भागना पड़ता है। ये बेसिक शायद जो है, और बाकी वो फास्ट बॉलर अगर हो तो उनके लिए 15 सेकंड कम है, मतलब 8 मिनट 15 सेकंड। तो ये बेसिक यूए टेस्ट का एक मतलब क्राइटेरिया है। बाकी जो डेक्सा टेस्ट है वो हमारे जो बोन्स है बॉडीज के उसकी स्ट्रेंथनिंग के टाइप का कुछ स्कैन है, अगर वो प्रॉपर है आपका तभी आप एलिजिबल होगे इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए। दूसरा जो ये फिटनेस के लिए किया गया, उसके अलावा जो दूसरा पॉइंट था वो कि 20 खिलाड़ी जो कि वो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं पर्टिकुलरली ओडीआई के लिए, जो कि वर्ल्ड कप तक प्रिपरेशन में रहेंगे और क्रॉस द सीरीज, मतलब जितने भी सीरीज होम अवे होते हैं, एशिया कप भी इंक्लूड होगा, रोटेट होंगे खिलाड़ी उन सीरीज में 20 खिलाड़ी, और उन्हीं 20 खिलाड़ियों का जो पुल होगा उसी में से 15 खिलाड़ी जो कि वो सिलेक्ट होंगे और रिजर्व प्लेयर भी उसी में आएंगे। तो लेकिन ये तो उन्होंने मतलब एक तरीके से बता दिया है, लेकिन शायद 20 नहीं होंगे, मतलब 20 कैसे हो सकते हैं। अभी आप देखो इंजरी काफ़ी है, अभी ऋषभ का इशू हुआ है, अभी किसी मतलब इंजरी हो जाती है तो उसमें भी हम उसको 25-26 भी मान सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई शायद 20 खिलाड़ी को लेकर प्लानिंग कर सकता है। लेकिन आप देखोगे कि शायद उसमें 25-26 खिलाड़ी होंगे जो रोटेट होंगे, तो जो कि ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए तैयारी होगी। एक और पॉइंट जो कि है वो है आईपीएल को लेके कि क्या होता है कि खिलाड़ी क्या करते हैं कि वर्कलोड मैनेजमेंट के लिए, मतलब सपोज किसी को रेस्ट चाहिए, इंजरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो क्या करते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले लेते हैं, एक सीरीज छोड़ दिया इधर, एक और सीरीज उधर छोड़ दिया। लेकिन अब क्या है कि जो बीसीसीआई ने ये कहा है कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप आईपीएल के मैचेस छोड़ दीजिए, लेकिन आप इंडियन टीम के लिए इंटरनेशनल फिक्सचर्स है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हाँ, वो अगर बोर्ड किसी को सपोज की चाहे कि एक मेजर सीरीज से पहले हम पर्टिकुलरली इन खिलाड़ियों को रेस्ट दे दे वो चलेगा, लेकिन आप अपने तरफ से कोई रेस्ट मांग नहीं सकते जब इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हो। आप अगर चाहें तो आईपीएल से ब्रेक ले सकते हैं। तो उन्होंने एनसीए को मतलब इतने इंसिस्ट किया है कि आप आईपीएल फ्रेंचाइजियों के साथ मिलकर काम कीजिए और देखिए अगर खिलाड़ियों का फिटनेस प्रॉब्लम है, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट करना है, तो उस हिसाब से आप आईपीएल के दौरान उनको कुछ मैचेस जो कि एक तरीके से मिस करने को कह सकते हैं। बट इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नहीं हो सकता, लेकिन उतना आसान भी नहीं है, क्योंकि एक ऑफिशियल शायद आईपीएल के ही है, उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने प्लेयरों को आईपीएल के मैचेस से बिठा दें, क्योंकि हाँ ये हो सकता है कि हम इनको जो फिटनेस अपडेट है वह जो भी उनका अभी सिचुएशन है हम एनसीए जो हेड हैं एनसीए को बोर्ड को दे सकते हैं, लेकिन खिलाड़ी शायद मैचेस मिस ना करें। तो अभी देखना है ये किस तरह से आईपीएल में इम्प्लीमेंट होता है। बाकी और भी जो पॉइंट ये है कि
जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, उनके लिए कहा गया है कि आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप आईपीएल खेलिए और फिर साल भर आप कहीं खेलिए ही मत, फिर से दोबारा से आप आईपीएल खेलिए और आप उस बेसिस पे हम आपको इंडिया खिला लेंगे। वो नहीं होगा। आपको अगर इंडिया खेलना है आईपीएल के साथ साथ आपको डोमेस्टिक जो भी हो रहे हैं, विजय हजारे हो गया, शायद मुश्ताक अली हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया, सब आपको खेलने पड़ेंगे। तो काफ़ी कुछ खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल टू आईपीएल आते हैं, डोमेस्टिक सीजन में तो खेलते ही नहीं है। इंजरी, मतलब एक तरीके से इंजरी का बहाना करते हैं या आप कुछ पर्सनल रीज़न दे देते हैं, वो नहीं चलेगा। बीसीसीआई एक तरीके से स्ट्रिक्ट हो गई है कि अगर आपको इंडिया खेलना है फिर आपको डोमेस्टिक सीजन के थ्रू होके आना पड़ेगा, उसमें आईपीएल भी इंक्लूड होगा। तो ओवरऑल ये कुछ तीन चार बड़े पॉइंट्स थे उस मीटिंग के बाद। और क्योंकि 2023 देखिए बहुत कुछ 2023 में आने वाला है। सबसे पहले तो आपका बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए एक तरीके से कहे मंच है। वहाँ पे आपको प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट वो आपको जीतना ही होगा। कम से कम 3 मैचेस आपको जीतने होंगे वहाँ पे अगर आपको WTC का फाइनल खेलना है। WTC एक और बड़ा आपके लिए रहेगा अपॉर्चुनिटी। अगर आईसीसी इवेंट की बात करें, उसके अलावा एशिया कप भी होना है और फिर आपको वर्ल्ड कप खेलना है। तो बहुत कुछ बड़े इवेंट्स हैं 2023 में, जिसके लिए एक तरीके से इंडियन टीम शुरुआत करेगी कल से ही। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि टीमें पहुँच चुकी है मुंबई में। शायद मुंबई में मैच है कल पहला शाम को। और T20 की टीम एक तरीके से T20 से ही शुरुआत होगी वो सीरीज़ की। और हार्दिक पांड्या का प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था और उन्होंने भी वही चीज़ कहा है कि टीम तैयार है, हम रेडी हैं। और वर्ल्ड कप, हालांकि वनडे वर्ल्ड कप है, लेकिन वो हमारा मेन गोल रहेगा कि वर्ल्ड कप जीतना। लेकिन उसी का T20 में भी उन्होंने कहा है कि प्रिपरेशन उसी हिसाब से होगी। हमने खराब परफॉर्मेंस दिया है बीते 2 वर्ल्ड कप में, तो उसको बेहतर करके आएंगे और प्रिपरेशन हो चुकी है। तो कल देखती हैं कि क्या वो किस तरह से मैच के जो कि वो हाल रहता है। तो एक प्रोबेबल 11 आपको मैं बता देता हूँ कि क्योंकि स्कोर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो प्रोबेबल 11 अगर आपको बता देता हूँ, अगर आप जानना चाहें तो। सबसे पहले देखिए कि सारे के सारे सीनियर खिलाड़ी एक तरीके से ड्रॉप करें या एक तरीके से साइडलाइन हुए हैं, तो अभी वो पता नहीं एग्जैक्टली। तो जब नेक्स्ट स्क्वाड आएगा वो पता लग जाएगा। बट जो अभी स्क्वाड है उसमें आपको बता देता हूँ कि आपके ओपनर ईशान किशन होंगे, साथ ही में ऋतुराज गायकवाड़ या शुभमन गिल, इन दोनों में से कोई एक होगा। जो मुझे लगता है कि शायद ऋतुराज के साथ वो जाएंगे, क्योंकि ऋतुराज पिछले टाइम में भी खेले थे कुछ मैचेस, तो उसके बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था। अभी उनको वापसी कराया गया है, तो हो सकता है कि उन्हीं के साथ स्टार्ट करें। अभी शुभमन ने T20 में मैचेस खेले ही नहीं है, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़े। उसके अलावा नंबर 3 पे जो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में हमने देखा है कि सूर्य कुमार यादव 3 नंबर पे खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड में उन्होंने 3 खेला था, तो वो 3 खेल सकते हैं। फिर नंबर 4 पे आपको संजू सैमसन दिख सकते हैं, क्योंकि इसमें श्रेयस अय्यर नहीं है या ऋषभ पंत नहीं है, तो हो सकता है कि आप संजू सैमसन को 4 पे देखें। फिर 5 खुद हार्दिक आएंगे। 6 पे आप देखोगे दीपक हुड्डा ऑलराउंडर खेलेंगे। उसके बाद नंबर 7, तो उसमें आप देखोगे अक्षर या वॉशिंगटन सुंदर, उन दोनों में से कोई एक खेलेगा। मे भी क्योंकि दीपक हुड्डा आज पार्ट टाइम ऑफ स्पिन डाल देते हैं, तो हो सकता है अक्षर को आप 7 पे देखो। फिर एक स्पिनर आपकी यूसी, फिर 3 पेसर जिसमें हर्षल, उमरान और अर्शदीप रहेंगे। बाकी तो 2 एक तरीके से अभी नए हैं, यंग है, मुकेश और मावी। तो हो सकता है जो तीनों ऑलरेडी खेले हैं, उमरान, हर्षल और अर्शदीप, इन्हीं के साथ टीम जाए। तो ये हो सकती है आपकी प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो देखते हैं कि कल टॉस के बाद क्या प्लेइंग 11 आती है और किस तरह से मैच घटता है। बाकी जो मैंने आपको टेस्ट मैच के बारे में बताया था, कराची में दूसरा टेस्ट मैच हो रहा है, तो उसका अपडेट आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए कि इस बार की जो पिच के बारे में बताया जा रहा था कि पिच जो कि थोड़ा सा इस पर घास छोड़ा गया है, मतलब पेसर के लिए थोड़ा सा मददगार होगा। लेकिन पहले 2 सेशन में वो बिल्कुल लगा नहीं। और मतलब एक तरीके से शुरुआत अब देखिए कि न्यूजीलैंड डे 1 के स्टंप्स तक 309 पे 6 आउट है। टॉम ब्लेंडर उनके विकेट कीपर बैटर, 30 रन का नाबाद है, जबकि छोड़ी 11 पे नाबाद है। अगर फुल स्कोर कार्ड देखिए कि उनके जो ओपनर थे दोनों, उन्होंने ज़बरदस्त शुरुआत दी। टॉम लेथम ने 71 रन की पारी खेली, जबकि डेवॉन कॉनवे ने 122 रन मारे हैं।
उसके अलावा बाकियों में इतना कुछ खास नहीं किया है। केन विलियमसन 36, हेनरी निकल्स 26, बाकी डैरिल मिचेल जो कि वो 3 रन बना के आउट हुए हैं और माइकल ब्रेसवेल तो डक पे आउट हो गए हैं। इधर आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से आगा शर्मा जो उनके पार्ट टाइम ऑफ स्पिन बॉलर हैं, उन्होंने सबसे बढ़िया बॉलिंग की। उन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, जबकि नसीम शाह को 2 मिले और अबरार अहमद ने 1 विकेट निकाला है। अब ये देखिए, ये जो 2 मैच घटा है, अभी आपको मैच बैलेंस पे दिखेगा, बिकॉज की 300 रन ऑलमोस्ट बन गए हैं, 6 विकेट भी हाथ में है, सॉरी 6 विकेट गिर चुके हैं। तो आप बोलोगे कि दोनों तरफ मैच है, लेकिन एक्चुअली ये जो मैच है वो आखिरी सेशन में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हुआ, क्योंकि फर्स्ट 2 सेशन में तो न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया है, लेकिन 234 पे उनका दूसरा विकेट गिरा है, मतलब 234 तक एक ही विकेट गिरा था। उसके बाद आप देखिएगा ऑलमोस्ट 70-80 रनों में इन्होंने 5 विकेट निकाल लिए हैं, जो कि एक अच्छी कमबैक पाकिस्तान की तरफ से हम कहेंगे। लेकिन शुरुआत ही में आप देखें, इनके जो टॉप के 2 बल्लेबाज थे, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बैटिंग की थी, जिसके चलते ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच में भी बहुत पीछे हो जाएगा। लेकिन आगा सलमान की जो आखिरी सेशन में थोड़ा सा इस तरीके से टर्न अराउंड रहा पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए, जिसके चलते अभी वो मैच में वापस आ गए हैं। तो कल देखते हैं कि दूसरे दिन पे वो क्या करते हैं। यहाँ से न्यूजीलैंड की यही कोशिश होगी जितने से रन बनते हैं वो बना ले, बाकी पाकिस्तान यही कोशिश करेगा कि जो उन्होंने एक मैच को खींच लिया है अपने तरफ, वो उसको कम्प्लीटली एक तरीके से अपने गिरफ्त में लाए और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके 350-60 के अंदर अंदर ही न्यूजीलैंड को निपटा दे, और फिर शायद वो बेहतर बैटिंग करके इस मैच को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर बोलता हूँ और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।